अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के फैसले से लाताल्लुकी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात केस को भी गलती करार देकर इसकी जिम्मेदारी ANF पर डाल दी है। अहम बात यह है कि ये वो केस है जिसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी ओनरशिप ली, केस का भरपूर दिफा किया और शवाहिद के साथ केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का दावा किया। मगर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस से हाथ खड़े कर रही है और साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एतराफ़ किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का केस बनाना गलती थी। ये केस बिल्कुल फजूल था और काबीना के इजलास में जब उन्होंने ANF के मुतल्लिका ऑफिसर से सवाल किए, एतराज़ उठाया तो वो अफसर इजलास से उठकर चले गए। राना साहब के साथ जो है वो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती हुई और वो केस जो है वो नहीं बनना चाहिए था। राना साहब से बुला के पूछने केस किसने कैसे बना, PTI ने नहीं बनाया केस। तो फिर किसने बनाया ये केस? बस राना साहब से पूछे। वो अफरीदी साहब याद नहीं है जो कहते जान अल्लाह ताला को देनी है, उन्होंने हल्फ उठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, नहीं रखा भी समझ गलत किया। शायद अफरीदी साहब ने गलत किया बिल्कुल उनको। देखिए मैंने तो उस वक्त भी कहा कैबिनेट में जब वो आए ये केस लेके, तो आप जरा पूछे लोगों से जो मैंने जब बात की थी, तो वो जो कंसर्न्ड ऑफिसर थे वो तो कैबिनेट छोड़ के चले गए थे। कंसर्न्ड ऑफिसर मतलब जो भी आए थे ANF से, ANF मेजर जनरल साहब थे, वो भी आया था। मैंने जब उनसे क्वेश्चन किए तो मुझे पता था ये केस बिल्कुल फजूल है और वो आपका ख्याल गलती हुई, नहीं करना चाहिए था, कभी भी नहीं करना चाहिए। फवाद चौधरी ने इस केस को फजूल करार दिया और उस वक्त के वजीर इंसदाद मंशियात शहरियार आफरीदी के तर्ज अमल को भी गलत करार दे रहे हैं। अहम बात यह है कि अब फवाद चौधरी राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस को फजूल और गलत कह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इस केस की बुनियाद पर राना सनाउल्लाह को मंशियात फरोश कहा। 25 मई के लॉन्ग मार्च की नाकामी के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की बदकिस्मती है कि एक मंशियात फरोश को मुल्क की अमन की जिम्मेदारी दी गई है। इस तरीके से हकीकी आज़ादी मार्च को दबाने की कोशिश हो रही है। बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त एक क्रिमिनल जिसका अपना रिकॉर्ड है, जो कत्लों में मुलव्वस है, मंशियात फरोशी में मुलव्वस है, उसको पाकिस्तान के अमन व अमान का इंचार्ज बनाया गया और जिसने एक सियासी एक्टिविटी को हमजा शहबाज के साथ मिलकर एक क्रिमिनल एक्टिविटी में तब्दील किया। अफसोस की बात यह है कि फवाद चौधरी ये जानने के बावजूद कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ मंशियात का केस गलत था, इस केस को सियासी बयानिया बनाने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अलावा साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने भी आज ये दावा किया है कि राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस हुकूमत ने नहीं बल्कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हाजिर सर्विस अफसरान ने बनाया था। राना सनाउल्लाह को कुछ सियासतदानों ने नहीं केस उसके खिलाफ बनाया था। राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस ANF ने बनाया। ANF में सर्विंग ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने केस बनाया, वो केस लेके आए। वो केस जब लेके आए तो उस वक़्त शहरियार अफरीदी वज़ीर थे, उन्होंने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा जी हमारे पास तमाम सबूत मौजूद हैं, आज़ाद इदारे हैं, उन्होंने एक्शन लिया। अहम बात यह है कि राना सनाउल्लाह को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में 1 जुलाई 2019 को ANF ने मंशियात स्मगलिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था और ये दावा किया था कि राना सनाउल्लाह के कब्जे से 15 किलो हेरोइन बरामद हुई है, जिसके बाद राना सनाउल्लाह तकरीबन 3 माह तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे थे। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद हुकूमत ने इस केस की पूरी ओनरशिप ली थी और शहरियार आफरीदी ने दावा किया था कि इस केस में पूरे शवाहिद मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं और सारे सबूत अदालत में पेश किए जाएंगे। सुनिए शहरियार आफरीदी ने साबिक DG ANF के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या दावे किए थे। तकरीबन 3 हफ्ते राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हर लेवल पर ऑब्जर्व किया गया, गेज किया, उसकी फुटेजेस, तमाम तर चीजें हमारे पास मौजूद है। 15 किलो आला क्वालिटी की हीरोइन जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू 15-16 करोड़ है। ये चीज यहां से जानी थी लाहौर और लाहौर से आगे फिर इंटरनेशनल मार्केट जानी थी। जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं। तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं शायद उनका भी जवाब ना दें, लेट इट बी इन द कोर्ट। हम कोर्ट ऑफ लॉ में बिल्कुल प्रूव करेंगे कि कब से इन्वॉल्व हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। वी हैव सफिशिएंट प्रूफ, सफिशिएंट एविडेंस। जब आपका सफिशिएंट प्रूफ और एविडेंस हो तो आप यू डोंट माइंड के लिए जुडिशियल रिमांड में चला जाए। राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के बाद इस केस के FIR और केस में मौजूद खामियों पर कई सवालात उठे। हमने अपने प्रोग्राम में शहरियार आफरीदी से जब सवालात किए तो शहरियार आफरीदी ने जवाब देने के बजाय ज़ाती हमले करना शुरू कर दिए कि हम राना सनाउल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
वो चीजें क्यों नहीं बताते? सब ये बड़े लोगों को क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? कोई प्रोटेक्ट नहीं ये कर रहा। प्रोटेक्शन है, कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। प्रोटेक्शन है। आपके क्लेम पे आपसे सवाल करूं तो आप मुझ पे ये इल्जाम लगाएंगे कि मैं राणा सनाउल्लाह को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। आपने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 हफ्ते तक आप सर्वेलेंस करते रहे और उसकी फुटेज भी मौजूद है। ये बात चालान में क्यों नहीं है? ओपन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर ये कहता है कि शहरियार आफरीदी साहब के बयानात को रहने दीजिए, हमारा केस का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम चीजें, ट्रायल शुरू होगा, मेरी प्रोसिक्यूशन टीम A to Z तमाम चीजें देगी। किसी को मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, सेफ सिटी 30 दिन के बाद तो फुटेज एक्सपायर हो जाती है, 2.5 महीने तक फुटेज कैसे रखी गई? मैं अब सवाल पूछ रहा हूं। सनाउल्लाह साहब ने रखी होगी। मैं पूछ रहा हूं ना, अपनी हुकूमत से पूछे। देखें, हुकूमत से पूछे यार। शहजाद, हर चीज हुकूमत। नहीं तो मैं किससे पूछूं? आप हमें वो हुकूमत बना रहे हैं जो माजी में हर जगह इंटरफेयर करते थे। शहरियार आफरीदी इस केस का दिफा करते रहे, लेकिन उनके 2 सीनियर कुलीग्स ने अब इस केस से हुकूमत की लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। इसके अलावा एक और अहम मामला है, 17 जुलाई को 20 नशिस्तों पर पंजाब में बाय इलेक्शन होना है और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में कहा है कि मुझे डर है कि PDM जमातें जिन्होंने बरसों की रियासत से धांधली के फ़न में कमाल तक महारत हासिल की है, आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहती है, ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट आज़ादाना इलेक्शन चाहती है। इसके अलावा आज असद उमर साहब ने भी इस हवाले से तनकीद की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि सियासी जमात का एक इंतखाबी निशान खुद को भी दे दें। बुनियादी इल्ज़ाम यह है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें रद्दोबदल किया जा रहा है, नए वोटर्स को हलकों में शामिल किया जा रहा है। इस पर भी हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले तो धांधली के इल्ज़ाम पर आते हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले भी जलसे से खिताब किया इमरान खान ने और ये कहा कि टेलीफोन से फ़ोन आता है, उसका नंबर नहीं होता और धमकियाँ दी जाती हैं। इसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि PDM जमातें जो हैं वो भी आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन नहीं चाहती और ना ही हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है। तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर धांधली का प्लान है आप लोगों का? देखें, इमरान खान साहब को मेरा ख्याल है कि इलेक्शन के नतीजे से मुतल्लिक जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बाखबर हो चुके हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाते हैं, लोगों से बात वगैरह करते हैं, तो इसलिए उन्हें मालूम है कि इस बाई इलेक्शन में PTI को बहुत बुरी तरह से जो है वो शिकस्त होने वाली है। तो उसके लिए वो एक बयानिया जो है वो तैयार कर रहे हैं और उस बयानिए को वो इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि अगर जीत गए तो फिर हमने धांधली को जो है वो शिकस्त दे दी है, रोक लिया है, और अगर हार गए तो फिर हम कहेंगे जी हम तो हारे ही नहीं हैं, हम तो जो है वो धांधली की वजह से हारे हैं। तो ये वो एक अपना बयानिया जो है उसको बनाने के लिए ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त सीट टू सीट आप अगर मेरे साथ भी जो है वो अगर इसको एनालाइज करें तो मैं एक एक सीट के ऊपर आपको बता सकता हूं कि वहाँ पे PMLN जो है वो जीत रही है और उस जीत की वजूहात हैं। और वो जो बयानिया इमरान खान साहब ने बनाने की कोशिश की है, महंगाई से मुतल्लक हो या साजिश से मुतल्लक हो, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं और आवाम ने जो है वो उस चीज़ को बाई नहीं किया। राना साहब दावा तो वो भी कर रहे हैं कि इस धांधली के बावजूद वो 20 में से 20 नशिस्तें जीतेंगे और हमजा शहबाज 17 जुलाई के बाद फिर चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं। आज भी उन्होंने ये कहा है कि वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि सिर्फ वो खोखले दावे हैं, इनके कोई धांधली वाला मामला नहीं है। लेकिन कुछ सीटों पर तो बाकायदा नंबर के साथ बताया। मिसाल के तौर पर नज़ीर चौहान PP 167 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पर यास्मीन राशिद साहबा ने बताया कि मुख्तलिफ यूसीज में 36 से लेकर 61% तक वोटर लिस्ट में इजाफा किया गया है। इतना बड़ा इजाफा तो गैर मामूली है ना? नहीं, ये उनका बयान जो है ये बिल्कुल लगब है, बेबुनियाद है। अगर कोई चीज़ ऐसी है वो साबित करें। शिकायत की है उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शन कमीशन दावा कर देना नहीं, बिल्कुल गलत है। कोई ऐसे हक़ाइक़ नहीं दिए उन्होंने। चल लोग अगर आकर शिकायत कर रहे हैं कि हमारा वोट इस हल्के में था, यहाँ से हटा दिया गया है, कोई कह रहा है इसमें डाल दिया गया है, तो कैसे झूठ कह रहे हो? नहीं, कोई ऐसा भी बिल्कुल नहीं हुआ। ये वही पुराने हलके हैं जो 2018 में थे। कोई किसी हलके में कोई तब्दीली नहीं हुई। कोई वोटर लिस्ट में जो है वो 61% और 34% जो है वो इजाफा नहीं हुआ। आप किसी अपने जो है वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर की जो है वो आप ड्यूटी लगाएं, वो आपको ला के दे देगा कि ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं ये।
ये इल्ज़ाम गलत है। और वो जो कह रहे हैं कि नंबर से फ़ोन आता है, वो नंबर नहीं होता, धमकियां दी जा रही है हमारे लोगों को, ये भी गलत है। ये तो ऐसा इल्ज़ाम है जिससे आप खुद गुजर चुके हैं कि ऐसा होता रहा है। तो अगर आपके दौर में होता रहा है तो अब क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि ये फ़ोन जो हैं ये हमेशा MNAs को आते हैं, MPs को आते हैं, और जब कभी कोई इस किस्म की वो बात होती है, जिस तरह से PTI का 3.5 साल बजट पास होता रहा है, ये लेजिस्लेशन जो आप अपनी मर्ज़ी की करवाने की कोशिश करते रहें, आप मुझे बताएं कभी आम वोटर को भी कभी इस तरह से फ़ोन आए हैं, या आम वोटर को इस तरह से फ़ोन करके मैनेज किया जा सकता है? नहीं, वोटर को नहीं, ये तो बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हैं। जो कैंपेन कर रहे हैं उनको कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। अभी एक और उनके कोई वर्कर हैं जिनको पहले हिरासत में एक केस में लिया गया, वहां से रिहा हुए तो दूसरे केस में पकड़ लिया गया। ये तो सबके सामने ही हो रहा है कि कौन जेल जा रहा है। किसी बंदे का नाम लें कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसका FIR नंबर क्या है, उसको कब अरेस्ट किया। मैं आपको ज़िम्मेदारी से कहता हूं कि ऐसा कोई मामला जो है वो नहीं हुआ, नहीं होने जा रहा। और अगर किसी जगह पे कोई अभाम ये चौधरी आसिम इसी हल्के में 167 में ही उनके कारकुन है, उनकी पिटाई की गई, वो तो पर्चा खुद दर्ज किया गया है, ये तो रिपोर्ट भी हुआ है। चले, वर्कर्स का आपस में झगड़ा हो जाता है और कोई लड़ाई हो जाना जो है वो कोई ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और बाज़ औक़ात कारकुन बग़ैर किसी वजह के भी आपस में उलझ पड़े होंगे। लेकिन ये कहना कि जी लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को उठाया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल कोई मामला नहीं है। अगर इनके पास कोई जो है वो बात है तो ये बताएं, उसको हम वेरीफाई करने को तैयार हैं। उसको जो है सही है। राणा साहब वो मुसलसल कह रहे हैं कि धांधली हो रही है, आप कह रहे हैं नहीं हो रही है। अच्छा राणा साहब, एक और मामला है जिसपे फवाद चौधरी साहब ने 2 दिन पहले एक्सप्रेस TV पर इंटरव्यू दिया, आपके केस के हवाले से है। वो कहते हैं ये हुकूमत ने तो बनाया नहीं था, राणा साहब को खुद पता है कि ये केस किसने बनाया। फिर असद उमर साहब ने कहा कि ANF में हाजिर सर्विस जो फौजी थे उनकी तरफ से ये केस बनाया गया। ऐसा ही है क्या मामला? केस इमरान खान की कहने पर या हुकूमत के कहने पर नहीं बल्कि ANF के वजह से बना था आपके ऊपर? देखिए, एक बात जो मैं रिकॉर्ड पे लानी चाहता हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने ये बात आज नहीं की, उस वक्त भी इस चीज़ को हमने चेक किया था, वेरीफाई किया था। जब कैबिनेट का इजलास हुआ था तो उसमें जो 2-3 लोगों ने जुर्रत के साथ बात की थी, उनमें फवाद चौधरी शामिल थे, उनमें तारक बशीर चीमा साहब जो है वो शामिल थे, उनमें मेरी मालूमात के मुताबिक ब्रिगेडियर जो एजाज शाह थे, उन्होंने भी ये बात की थी। इन लोगों ने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये मुकदमा जो है ये गलत बनाया गया है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और ये बात जो है ये पूरी तरह से उस वक्त हुकूमत के लोगों को भी, अपोजिशन के लोगों को भी जो है वो पूरी तरह से मालूम था। अब जो हक़ाइक़ सामने आए हैं कि जो शहजाद अकबर साहब हैं, उनके पास ये थैला जो है ये पहले से मौजूद था। वो ये थैला जो है ये पहले इस्लामाबाद पुलिस को उन्होंने बड़ा वर्गलाया। कौन सा थैला है? 15 किलो हीरोइन का थैला? ये जी 15 किलो हीरोइन का। और उन्होंने ये कहा कि ये मेरे लॉज में रख दिया जाए, और जब मैं यहाँ इस्लामाबाद में ना हूँ तो मेरे लॉज में जो है वो रख दिया जाए, और बाद में जब मैं आऊँ तो वहाँ से बरामद कर लिया जाए। ये उस वक्त जो ज़िम्मेदार थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ ये बात होती रही। उन्हें ये भी कहा गया कि हम आपको वज़ीर-ए-आज़म से मिला देते हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म है। लेकिन उन्होंने जब ये वज़न नहीं उठाया तो उसके बाद फिर ये मामला जो है वो ANF के साथ किया गया। और ANF के जो उस वक्त जो थे DG मेजर जनरल आरफ मलिक, यकीनन वो इनके साथ साजबाज हुए। उन्होंने बाद में ज़ाती तौर पे भी बहुत बड़े मफादात जो है वो उठाए हैं, उनके भी सबूत जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो ये फिर उन्होंने ये ज़िम्मेदारी ली और इस ज़िम्मेदारी को फिर उन्होंने जो है वो निभाया। इसमें कोई शक नहीं है कि ANF के लोग जो है वो बीच में शामिल थे, और ANF के लोग अगर शामिल ना होते तो फिर ये बात कैसे हो सकती थी। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलव्वस था, और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद ज़ाती तौर पर इस घटिया जुर्म में और इस जो है वो घटिया इंतकाम में बज़ाते ख़ुद जो है वो शामिल थे। हमने राब्ता किया जो साबिक DG हैं मेजर जनरल आरिफ मलिक साहब से, और हमने उनसे कहा कि अपना मौक़िफ़ इस पे दें। फवाद चौधरी साहब ये वजाहत कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप ANF से जो है इसका मौक़िफ़
हासिल करें। हमने कहा उस वक्त आप डीजी थे, आप आके अपनी कैपेसिटी में बता दें कि क्या मामला था, ये केस दुरुस्त है या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो कहा गया था शवाहिद है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि वजीर आजम के कहने पर ANF, जिसमें हाजिर सर्विस मेजर जनरल जो है वो DG होते हैं, वो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देंगे और वजीर आजम के कहने पर आपके ऊपर 15 किलो हेरोइन डाल देंगे? देखें, ये तो आपके सामने है, ये डाली गई है और अगले दिन जो है वो शहरयार अफरीदी एक वफाकी वजीर के तौर पे, राणा साहब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेजर जनरल जो है वो DG ANF के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को ओन कर रहे थे ना। यहाँ तो ये है ना कि ये हुआ ना हो और मैं अपने तौर पे ये अंदाजा बयान कर रहा हूँ। ये चीज तो सामने है कि उन्होंने बाकायदा अगले दिन आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के दावे किए और उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वीडियो मौजूद है जो आज तक सामने नहीं ला सके। उन्होंने कहा कि जी हम इतने दिनों से जो है उनकी रैकी कर रहे थे। ये बात दुरुस्त है कि इंटरनेशनल नेट है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। जी राणा साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने पकड़ा नहीं है। मेजर जनरल साहब जो है वो फिर वजीर आजम से अहकामात तो नहीं लेते आमतौर पे, और अगर वजीर आजम इन्वॉल्व थे तो फिर फवाद चौधरी साहब की क्या जरूरत के काबीना इजलास में बैठ के वो इसकी मुखालफत करें और ऐसी मुखालफत करें कि जो वहां पे अफसर थे ANF के वो उठ के चले जाएं इजलास से जवाब दिए बगैर? नहीं, वजीर आजम जो है वो इस जुर्म में शामिल था, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहा था। वजीर आजम जो है ये यानी इसने जो फैसलाबाद शहर के 4 MLA उनको बुलाया और उनमें से एक ने मुझे बताया और उनसे पूछा कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है। तो उन्होंने कहा कि जी ये बात गलत है, आप कोई भी और इल्ज़ाम राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादती है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो इसने उनको कहा कि अच्छा ठीक है, आपने मेरे से बात कर ली, आप ये बात अब आप मज़ीद ना कीजिएगा, तो चलो देखते हैं इसको। तो वज़ीर आज़म जो है वो क्योंकि मेरे ख़िलाफ़ ज़ाती तौर पे उसे बड़ा अनाथ था, बड़ा बुग़्ज़ था, तो उसने ज़ाती तौर पे इस बात को मैनेज किया। लेकिन राणा साहब ये बात मेरे नॉलेज में है कि आपने इस मुकदमे का गिला कहीं और पर भी जाके किया है। एक किसी अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब अब आपकी तबीयत बेहतर है, तो आपने बड़ा शिकवा किया कि आप लोगों ने बड़ी ज्यादती की आपके साथ, जिस तरीके से खासतौर पे आपको कन्फाइनमेंट में रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपने शिकवा उनसे भी किया। जी, मैंने ये शिकवा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से किया। मैं कोई चीज़ों को जो है वो कोई पॉकेट करने वाला या छुपाने वाला नहीं हूँ। मैंने उनसे मिल के भी किया, मैंने तहरीरी तौर पे भी किया, मैंने बाकायदा उनको एक एप्लीकेशन जो है वो दी हुई है कि ये जो मामला है ये इस तरह से हुआ है, ये लोग इसमें मुलव्वस हैं और आप इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करें, और इसमें अदारे की, इसमें यूनिफॉर्म की जो है वो इंसल्ट की गई है, उन्हें जो है वो इन्वॉल्व किया गया, तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक्शन लें। मैंने जेल में बैठ के मैंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये बाकायदा ख़त लिखा था कि जी 100 मोटर नोटिस लें। आज 3 तबादलों के ऊपर तो 100 मोटर जो है वो 100 मोटर, तो जब आपने आप कह रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से आपने गिला किया था तो क्या जवाब मिला आपको? हो जाता है, लेकिन कोई इसका मुझे एक्नॉलेज किया गया है, यानी मुझे एक्नॉलेज किया गया कि जी आपकी एप्लीकेशन जो है वो हमें पहुंच गई है, लेकिन आर्मी का तहकीक करने का और किसी भी मामले को टैकल हैंडल करने का एक अपना तरीक़ाकार है। इसमें कोई चीज़ हम आपके इल्म में ला भी सकते हैं और नहीं भी ला सकते, लेकिन बहरहाल आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्नॉलेज करते हैं कि एप्लीकेशन हमें पहुंच चुकी है। आपने उनसे ये मुतालबा किया कि आप तहकीक करें कि ये कैसे हो सकता है कि किसी यूनिफॉर्म ऑफिसर ने आपके खिलाफ ये केस बना दिया, तो आपने ये तहकीक करने का कहा, आपने उनको जिम्मेदार नहीं ठहराया था इसका? नहीं, देखें, मामला ये है कि जिम्मेदार तो जो आदमी सामने बैठ के जिम्मेदारी ले रहा है कि जी मैंने ये किया है, जिम्मेदार तो वही ठहरेगा तावक्ते के, उसकी जिम्मेदारी जो है वो किसी और के ऊपर जो है वो शिफ्ट नहीं होती। लेकिन अगर एक मतहत जो है वो एक ज़्यादती करता है, एक गैर कानूनी अमल में मुलव्वस होता है और उसके ऐसा मुलव्वस होने में मुल्क की बदनामी होती है, अदारे की बदनामी होती है, तो अदारे का सरबराह जो है उसको उसके ऊपर एक्शन लेना जो है उसकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और अहम इशू में बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। साबिक चेयरमैन नैब की मुबैना हरासानी की शिकार खातून तैयबा गुल के इल्जामात ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तैयबा गुल ने कल
अपने मुतअद्दिद इंटरव्यूज और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पर हरासानी, जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेलिंग जैसे संगीन इल्जामात लगाए हैं। जबकि साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और निजी चैनल के मालिक ताहिर खान पर चेयरमैन नैब की वीडियो को अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने जैसे इल्जामात भी लगाए हैं। और ये दावा भी किया है कि इमरान खान और उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कई रोज तक उन्हें वजीर आजम हाउस में जबरदस्ती ठहराए रखा और कहा कि बाहर आपकी जान को खतरात है। तैयबा गुल के इल्जामात पर हमने चेयरमैन नैब, डीजी नैब लाहौर, तर्जुमान नैब, साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान समेत दीगर लोग जिन पर इल्जामात लगे हैं उनसे रब्ता किया। हमने चेयरमैन नैब से सवाल किया कि तैयबा गुल ने आप पर जिनसी हरासानी, ब्लैकमेल करने और झूठे केसेस बनाने के इल्जामात लगाए हैं, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मगर साबिक चेयरमैन नैब ने हमारे सवालात के जवाब नहीं दिए। हमने डीजी नैब लाहौर से रब्ता किया और पूछा कि क्या आपने तैयबा गुल को पेशकश की थी कि वो आपके साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें वीडियोस दिखाएं? तो डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो तैयबा गुल को हत्या इज़्ज़त का नोटिस भेज चुके हैं। नैब तरामीम के बाद नैब हुकाम मीडिया पर नहीं आ सकते, इसीलिए इस बारे में मेरे वकील से रब्ता किया जाए। जबकि तर्जुमान नैब ने तैयबा गुल से मुलाकात की तरदीद करते हुए मौक़िफ़ अपनाया है कि वो तैयबा गुल से जंग में कभी नहीं मिले, इनके पास सबूत है तो वो पेश करें। तर्जुमान नैब नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि वो नैब में डेप्यूटेशन पर तैनात है, इसलिए एक्सटेंशन लेने का इल्ज़ाम भी झूठा है। इसके अलावा हमने निजी टीवी चैनल के मालिक ताहिर खान से उनका मौक़िफ़ पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तैयबा गुल से कभी नहीं मिले और ना ही वो इस मामले में मुलविस है। तैयबा गुल के इल्ज़ामात पर फवाद चौधरी ने तैयबा गुल की वज़ीर आज़म हाउस में रिहाइश की तरदीद करते हुए कहा है कि सबको पता है कि वज़ीर आज़म हाउस में कोई 75 सेकंड के लिए भी आता है तो उसका रिकॉर्ड दाखिल होता है। साबिक वज़ीर आज़म के चीफ ऑफ स्टाफ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वज़ीर आज़म हाउस में एंट्री की तमाम तफसीलात एक हाजिर सर्विस ब्रिगेडियर के पास होती हैं, वहाँ से मालूमात ली जा सकती हैं। पता चल जाएगा कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। हमने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से भी रब्ता किया तो उन्होंने जवाब में फवाद चौधरी का ट्वीट शेयर कर दिया। अहम बात यह है कि पीटीआई के रहनुमा तैयबा गुल के वज़ीर आज़म हाउस आने या रुकने की तरदीद कर रहे हैं, मगर इसके अलावा किसी और इल्ज़ाम की तरदीद नहीं कर रहे। अब बहुत सारे लोग तैयबा गुल के इल्ज़ामात की तरदीद कर चुके हैं, इसलिए हमने दोबारा दावत दी है तैयबा गुल साहिबा को ताकि उनसे पूछा जाए कि जिन लोगों पर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं वो तरदीद करें। बहुत बहुत शुक्रिया तैयबा गुल साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने जो कल इंटरव्यू दिया या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात की तो हमारा फ़र्ज़ बनता था, सहाफ़ती ज़िम्मेदारी है कि हम दूसरी साइड का मौक़िफ़ भी लें और ज़्यादातर लोगों ने आपके इल्ज़ामात की तरदीद की है। मैं चाहूँगा बारी बारी आप इसका जवाब दें। नवाज़ शरीफ के हवाले से आपने कहा कि वो जंग में आपसे मिलने आए, आपके शौहर से मिलने आए और वो चाहते थे कि आप एफिडेविट साइन करें और सुलह करें साबिक चेयरमैन नैब के साथ, लेकिन उन्होंने तो तरदीद की है। वो कह रहे हैं कि जंग में ना कभी आपसे मुलाकात हुई है और ना ही कभी आपके शौहर से मुलाकात हुई है। क्या कहेंगे इस पर आप? अस्सलाम वालेकुम शहजाद, सबसे पहले तो जो चीज़ें मैंने वहाँ पे पीएसी में जितनी चीज़ें दी विद प्रूफ दी, और अगर ये लोग उस चीज़ को नहीं मानते या डिनाई करते हैं तो इनको सबसे पहले तो नैब वहाँ पीएसी में आना चाहिए था। ये मुझे फेस नहीं कर सके, मेरे प्रूफ को झुटला नहीं सके, इसलिए वहाँ पे नहीं आए। और जहाँ तक बात है नवाज़िश सियाल साहब की, तो नवाज़िश साहब जो हैं वो बाहर से कॉल्स करते हैं मीडिया एंकर्स को जो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं। सबसे पहले उन्होंने डॉन पे हैं नादिया नकी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, उन्होंने उनको कॉल की और उनको प्रेशराइज़ किया, उनको धमकियाँ देते रहे कि मैं कोर्ट में आपके अगेंस्ट जाऊँगा। उन्होंने मुझे बताई ये बात। उसके बाद उनसे और लोगों ने रब्ता किया तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत बड़ा ब्लैकमेलर गिरोह है, मैं जंग इनके पीछे नहीं गया। तो सबसे पहली बात ये, अगर ये हम ब्लैकमेलर थे, चीटर्स थे, जो भी थे बकौल इनके, तो ये जंग हमारे पीछे क्यों आए, हमें क्यों आके मिले? और इस चीज़ को वो अगर झुटला रहे हैं तो मेरे सामने आए किसी भी टॉक शो में, मैं उनको चैलेंज करती हूँ। मैंने वो हर चीज़ वहाँ पे भी दी है और यहाँ पे भी मैं देने को तैयार हूँ, इनके प्रूफ अगर मेरे सामने आके बैठते हैं तो। और अगर वो वहाँ पे मुझे नहीं कहते रहे कि एफिडेविट साइन करें, चेयरमैन कंप्रोमाइज़ है, वो परेशान है और इस तरह से वो ईजी हो जाएगा और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ भी कुछ कर सकेगा, तो ये चीज़ का मैं प्रूफ दूंगी और वो झुटलाएं। लेकिन इस तरह से झूठ नहीं बोले, मेरे सामने आए और इस तरह जो हथकंडे जो हैं एंकर्स के साथ, मीडिया के साथ इस्तेमाल ना करें।
अच्छा, हमने उनको शो पर आने की दावत दी थी, उन्होंने दावत तो हमारी कबूल नहीं की, लेकिन उन्होंने अपना जवाब दे दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ना मेरी कभी आपसे मुलाकात हुई, ना आपके हस्बैंड से मुलाकात हुई, और वो ये भी कह रहे हैं कि मेरी एक्सटेंशन का तो कोई मामला ही नहीं है, मैं तो डेप्यूटेशन पे हूँ, मुझे मेरिट पर सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, मेरी जो सर्विसेज हैं उस पर मुझे गोल्ड मेडल मिला है, मुझे तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुका है। ये सारी उन्होंने तफसील अपनी भेजी है। लेकिन आप कैसे साबित करेंगी कि जंग में उनसे मुलाकात हुई है? अगर वो कह रहे हैं कि मुलाकात नहीं हुई तो कैसे साबित कर देंगी अगर वो टॉक शो पे भी होते हैं? आपके पास कोई वीडियो है? किस किस्म का प्रूफ है आपके पास? सर मेरे पास उनकी ऑडियो है, मेरे साथ वो बात कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड के साथ वो बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नवाजिश जो है वो खुद उसने अपने मुंह से कहा है कि मैं तो सीडीए में वापस जा रहा था, लेकिन चेयरमैन ने मेरे ऑर्डर, पंजाबी में बोले थे कि चेयरमैन ने मेरे ऑर्डर वापस नैब कर दिते ने। मतलब उनकी सारी ऑडियो पंजाबी में है। सियाल हैं झंके तो वो पंजाबी बड़ी अच्छी बोल लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर नैब आपके साथ जुल्म करती है तो फिर मैंने आप लोगों को देखना है, मैं झंग नू देखना है, मैं फिर नैब नू नहीं देखना। तो ये चीज़ें सारी मेरे पास सर प्रूफ है, मेरे पास इसकी पूरी रिकॉर्डिंग है। अगर वो झुटलाते मेरे सामने आए और इस तरह से वो सामने नहीं आएंगे, वो कहेंगे कि मैं आऊँगा, मैं बात करूँगा, मुझे इजाज़त नहीं है। उनको सामने आने की, मुझे फेस करने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पीछे से कॉल्स करके मीडिया को प्रेशराइज करने की इजाज़त उनको है। अच्छा, तो ये जो आप कह रही हैं आपके पास ऑडियो है और सबूत है, ये आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जमा करवा दिए? जी बिल्कुल मैंने करवा दी, उन्होंने मुझसे लिए थे और मैंने उनको दिए हैं और मज़ीद भी दूंगी। ये तो 2-3 क्लिप्स मैंने चलाए थे, इनकी पूरी कन्वर्सेशंस की लंबी चौड़ी मेरे पास ऑडियो हैं। राइट। और इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि जब आपने पीएम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की और आपने कहा पिक्चर्स वहाँ पे मैंने पोस्ट की, तो फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने आपसे रब्ता किया और आपको बुलाया कि हम इसकी तहकीकात करते हैं, तो आप हमसे आके मिले। तो आपने कहा कि जब आप उनसे मिलने गई तो आज़म खान भी वहाँ पर मौजूद थे और उस वक्त जो SAPM थे ताहिर खान साहब, जिनके चैनल पर बाद में वो वीडियोज़ और कुछ ऑडियोज़ नशर की गई, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। अब ताहिर खान साहब ने कहा है कि मेरी तैयबा गुल से कभी मुलाकात हुई नहीं है, मैं सारे मामले में इन्वॉल्व नहीं हूं। ये उनका वर्जन है। आप कह रही हैं वो वहां पे मौजूद थे, वो कह रही हैं उनकी मुलाकात नहीं हुई आपसे। जी बिल्कुल वो वहाँ पे मौजूद थे, मेरी वीडियोस ली गई। अच्छा, अगर वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे तो ये वीडियोस उनके पास कहाँ से आई जो उन्होंने अपने चैनल पे चलाई? चलें ये बता दें, मैं अगले बातों में नहीं जाती। क्यों उनको हवा से मिल गई या उनको किसी ने दी या किसी ने उनको सेल किए या उनके पास कैसे आई वीडियोज़? क्योंकि जब मैंने पोर्टल पे कंप्लेन की वहाँ पे मैंने वीडियोस पोस्ट नहीं की, क्योंकि वहाँ पे वीडियो पोस्ट की ऑप्शन नहीं थी। मैंने वीडियोस के स्क्रीनशॉट वहाँ पे लगाए, अपनी कंप्लेन लिखी और ये वीडियोस मैंने USB में डाल के आज़म खान साहब और ताहिर खान साहब को दिए। इस उसमें कि उन्होंने कहा कि इसकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे, तो इस चीज़ के लिए मैंने उनको दिए और एज अमानत दिए और मेरी अमानत में उन्होंने ख़यानत की। अगर उन्होंने आपने उनसे ये पूछना था कि अगर आपके पास वीडियोस आई कहाँ से अगर तैयबा आपको नहीं मिली थी, क्योंकि सबसे पहले उनके चैनल पे चली और ख़ुद ही उन्होंने तरदीद भी चला दी, मेरा मौक़िफ़ भी नहीं लिया, तो ये वो झूठ बोल रहे हैं। एक चैनल के मालिक हैं, आई एम श्योर वो सोर्स नहीं बताते, लेकिन ये हो सकता है अगर आप कह रही हैं कि आपने आज़म खान को USB दी जिसमें ये सारी वीडियोज़ थी तो उन्होंने शेयर की हो, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन आप कह रही हैं कि वो 100% वहाँ पे मौजूद थे, आपकी मुलाकात हुई है उनसे? जी बिल्कुल मेरी उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पे वो मीटिंग में मौजूद थे। वो वहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे। अब ये बात आप साबित कर सकती हैं किसी एविडेंस के साथ? एविडेंस सर यही है कि उनके चैनल पे सबसे पहले उस वक्त वो एडवाइज़र थे PM के, तो उनके चैनल पे ये वीडियोस चली हैं। तो ये बिल्कुल वो सोर्स ना बताएं, एक सहाफ़ी का असूल है, लेकिन जब ये केस इतना बड़ा बनेगा तो उनको ये सोर्स बताना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा उनको कि ये वीडियोस उनके पास कहाँ से आई अगर वो मुझे नहीं मिले तो। सही। और इसके अलावा आपने ये भी कहा था कि जब मीर शकील रहमान का अरेस्ट का मामला हुआ था तो इसके बाद आप लोग PM हाउस गए थे, आपको बुलाया गया था और आप तकरीबन 1.5 माह आप और आपके हस्बैंड जो है वो वहाँ पर रहे और आपको ये कहा गया था कि आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए बेहतर है कि आप लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहें। अब इस पर हमने फवाद चौधरी साहब का रद्द-ए-अमल देखा जो कि ट्विटर पर आया है। हमने शहबाज गिल साहब से रब्ता किया और उनको प्रोग्राम में आने की दावत दी, वो स्टाफ ऑफिसर हैं, वो प्रोग्राम में नहीं आए, लेकिन उनका भी एक ट्वीट है जो उन्होंने कल किया था और उन्होंने कहा कि यही मेरा जवाब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में अगर कोई भी आता है तो उसका बाकायदा रिकॉर्ड होता है। 75 सेकंड के लिए भी आप आते हैं तो उसका रिकॉर्ड होता है जो कि मिलिट्री सेक्रेटरी के पास होता है और उनका रिकॉर्ड ये साबित करता है
कि आप झूठ बोल रही हैं क्योंकि आप कभी वहां पे आप रही नहीं है, वहां पे आपको नहीं रखा गया था? सर मेरा रिकॉर्ड जब नैब से डिलीट करवाया जा सकता है तो पीएम हाउस में इनकी गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए भी डिलीट करवाया जा सकता है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जब उनको एक चीज़ मिल रही है, एक इतना बड़ा मौका मिल रहा है, एक वीडियोस मिल रही हैं जिसके बेस पे वो अपने केसेस ख़त्म करवा सकते हैं, नैब को कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, चेयरमैन को ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो ये सर इतनी बड़ी बात नहीं है कि वहाँ से मेरा रिकॉर्ड डिलीट करवाया जाए। कैसे अरेंज हुए, मुझे कैसे वहाँ पे इन्होंने कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, इस चीज़ को तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं वहाँ पे रही, इन्होंने मुझे रखा 1 महीना 15 दिन। और इस चीज़ के मैं आपको और क्या सबूत दे सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें इनको मैंने दी खुद अपने हाथ से। और इनके ट्वीट्स के मेरे सामने आके मुझे फेस करें तो फिर मैं इनसे बात करें। ट्विटर पे मैं इनकी जंग के मैं वहाँ पे इनसे कोई जंग नहीं लड़ सकती, और ना ही मेरी किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई जंग है। मैंने सिर्फ हकीकत बताई है और इसके प्रूफ दिए हैं, और पीएससी में भी दिए हैं और हर फोरम पे दिए हैं। और ये मुझे कहाँ पे झुटला सकते हैं तो आए मेरे सामने और मुझे बताएं कि इस वीडियोस के बेनिफिशरी कौन था। अगर इसका बेनिफिशरी पीटीआई गवर्नमेंट है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई हक पहुंचता है कि वो इसकी तरदीद करें या मेरे जिस दावे को झुटलाएं। हाँ, इस बात की अभी तक तरदीद नहीं आई कि क्या उन्होंने उन वीडियोस को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया या नहीं किया। इस पर उन्होंने डिनाई नहीं किया। हमने सवाल किया लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया। लेकिन आपने क्या इस बात का कोई सबूत दिया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि आपको रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या सिर्फ वर्बली आपने उनको ये एक्सप्लेन किया है? नहीं सर, वर्बली एक्सप्लेन किया है, उसका मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, क्योंकि मेरे से उन्होंने मोबाइल कैमरा सब कुछ ले लिए थे, जो भी मेरे मोबाइल्स थे, मेरे हस्बैंड का जो मोबाइल था वो भी ले लिया गया था। और जब मेरे से उन्होंने अपनी फैमिली से बात करवाई थी, हाँ मेरी फैमिली इस चीज़ का सबूत दे सकती है, क्योंकि उनको ही पता था इस चीज़ का कि मैं जब 1 महीना 15 दिन उनके पास नहीं रही तो वो परेशान हुए। उन्होंने तब जाके उन्होंने मेरा रब्ता करवाया, तो यही उनसे कहलवाया गया कि हम आउट ऑफ सिटी हैं तो इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे, आपसे मिलेंगे तो हम परेशान ना हो, हम लोग सेफ हैं। और हमें यहाँ यही कहा गया कि इनकी ज़िंदगी को ख़तरात लाहक थे, इस वजह से इनको यहाँ पर रखा गया। तो आप लोग अपने, जब आपको ये बताया कि आपको सिक्योरिटी रिस्क है, आपकी ज़िंदगी को खतरात लाहक हैं, तो आप लोग अपनी मर्जी से रुके या आप लोग फिर भी वहां से जाना चाहते थे इसके बावजूद कि आपकी सिक्योरिटी रिस्क था आपको? सर सिक्योरिटी रिस्क तो मुझे अभी भी हैं, थ्रेट्स तो मुझे अभी भी हैं चेयरमैन नैब से, क्योंकि वो भी एक सीट पे बैठा है, वो मुझे कहीं से भी मिसिंग करवा सकता है। मुझे डीजी नैब से ख़तरात हैं, थ्रेट्स हैं, लेकिन मैं उसको फेस कर रही हूँ आज तक, और मेरी खुदा की ज़ात पे भरोसा है कि ज़िंदगी मौत उसके हाथ में है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको वहाँ पे जबरदस्ती रखा गया था, या जब आपको बताया आपको वहाँ पे जबरदस्ती रखा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, या आपको जब बताया गया कि आपकी सिक्योरिटी को रिस्क है तो आप अपनी मर्जी से फिर रुकी वहाँ पर? सर ये बहाना था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, ये सिर्फ उनका बहाना था कि आपको इसलिए रखा गया। जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे यहाँ पे क्यों रोका गया है तो मुझे रीज़न ये बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद मैंने कहा कि मुझे घर जाने दिया जाए, हमारी फैमिली के साथ राब्ते में रहना। उन्होंने कहा कि आपको जाने देंगे, सिर्फ आजकल करते करते 1 महीना 15 दिन मुझे वहाँ पर रखा गया, और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ रखा गया, और हब्से बेजा में रखा गया, और मेरी फैमिली से राब्ता मुनक़ता करवाया गया। और वहाँ पे जो है 1 महीना 15 दिन में अपनी मर्ज़ी के मेरे हस्बैंड अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वहाँ पे रहे। हब्से बेजा में रखा गया अगर आपको, तो यकीनन, और अगर ये बात दुरुस्त है तो ये तो एक और जुर्म होता है, किसी को किसी कैद में इस तरीके से रखने की इजाज़त तो कानून नहीं देता। नैब चेयरमैन से भी हमने रब्ता किया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया इस हवाले से। लेकिन कल आपने सुन ही लिया था कि जब आपने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात की तो डीजी नैब जो है उन्होंने भी तरदीद की थी इन तमाम इल्ज़ामात की जो आपने लगाए हैं उन पर। सर डीजी नैब जो है उन्होंने ये कहा था कि वीडियो जो है, ऑडियो जो मैंने वहाँ पे प्ले की, वो मैंने ये प्ले की थी कि जब जिस केस में मैं मुद्दई थी वहाँ पे नैब में, उसमें इनसे मेरी एक दफ़ा खुली कचहरी में जब मैं गई तो मुझे इनकी तरफ फॉरवर्ड किया गया, इनसे मेरी बात हुई, और कॉल इनके ऑफिस से मुझे आ रही है, मैं इनको कॉल नहीं कर रही, इनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं उन्होंने कॉल की थी और उनसे बात हुई थी। वो मुकर गए कि ये तो कोई शायद किसी निगत के नुज़रत का नाम ले रहे थे, मैं किसी को नहीं जानती, वो मेरी ही आवाज़ है, और वो जो जिनसे मैं बात कर रही हूँ वो डीजी शहजाद सलीम साहब ही हैं। शुरू में अगर आप रिकॉर्डिंग सुने तो उसमें कहते हैं कि डीजी शहजाद सलीम साहब आपसे बात करेंगे, आप तैयबा बात कर रही हैं, तो ये चीज़ जो है वो उसके सामने है, वो रिकॉर्डिंग अगर कोई सुने तो उसमें सामने आ जाएगी। ये तो झुटलाने वाली बात ही नहीं है, अगर वो झुटलाते हैं तो फ्रांसिक करवा के देख लें, अगर मैंने उसमें कुछ ऐसा वैसा किया है तो वो सामने आ जाएगा। तैयबा साहब, कुछ और अहम सवालात हैं, मैं चाहूँगा आप उनका भी जवाब दें, क्योंकि कुछ ऑडियोज़ और वीडियोज़ दोबारा सोशल मीडिया पर भी सर्कुलेट कर रही हैं। एक ब्रेक के बाद मैं आपसे उन पर सवाल करूँगा। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन आपके सामने दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है तैयबा गुल साहिबा। जब ये मामला 2019 में मंजर आम पर आया तो उस वक्त तासुर ये मिला था कि आपके हस्बैंड के खिलाफ नैब के कुछ केसेस हैं और क्योंकि आप चाहती थी कि वो नैब के केसेस ख़त्म हो जाएं, इसलिए आपने जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल जो उस वक्त नैब चेयरमैन थे उनको ट्रैप किया और उनकी वीडियोस बनाई, उनकी ऑडियोज़ बनाई। क्या ये बात दुरुस्त है? सर, सबसे पहले बात तो ये कि मेरे हस्बैंड के खिलाफ कोई भी केस नहीं था नैब का। केसेस जो ये कह रहे हैं तो ऐसे कुछ नहीं था। ये एक ही केस बनाया गया, वो हठधर्मी पे बनाया गया, इंतकामी कार्रवाई करते हुए बनाया गया। उसमें मुझे भी अरेस्ट किया गया, इनको अरेस्ट किया गया और रेफरेंस ये तब फाइल हुआ जब ये वीडियोज़ ऑन एयर हुई और ये मामला हाईलाइट हुआ। उस वक़्त हमारे ऊपर रातों रात रेफरेंस फाइल कर दिया गया। ये एक ही रेफरेंस था जो कि मैंने 3 साल फाइट करके ये ख़त्म किया है और ये इस वीडियोस के बेनिफिशरी मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही मैंने कोई इसमें मेरी इंटेंशन थी कोई फ़ायदा लेने की। मैंने वीडियो बनाई ज़रूर, मैंने ऑन एयर नहीं की, मैंने किसी भी पार्टी को नहीं दी। मैंने सिर्फ मेरी इंटेंशन थी एक बंदे को एक्सपोज करना और वो शायद उसकी अना पे एक बड़ी ठोकर लगी और उसने मुझे रातों रात अरेस्ट करवा लिया बगैर किसी केस के। सर, ये भी केस नहीं था, मुझे इस केस के बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे खिलाफ रातों रात इन्होंने जो भी किया, जैसे भी लोग प्लांट किए और इन्होंने लोग कैसे प्लांट किए सर, वो अगर आप चाहें तो मैं आपके शो में उसी प्लांट जो लोग थे उनकी एक वीडियो दे सकती हूँ। उसमें सब कुछ वाज़ेह है कि नैब ने कैसे लोग प्लांट किए और कितने 5-5, 10-10 हज़ार रुपये में लोग ला के उन्होंने मेरे ऊपर रेफरेंस फाइल किया। दूसरी बात, और आपने दूसरी क्या बात पूछी थी सर? जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपका मौक़िफ़ ये कि आपने एक्सपोज करने के लिए वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्ड की थी, लेकिन उस वक्त तासुर ये था कि आपने उनको ट्रैप करने के लिए ताकि आपको केसेस से रिलीफ मिल जाए, आपके हस्बैंड को रिलीफ मिल जाए। तो मुझे आप ये बता रही है कि जब तक ये वीडियोस आपने रिकॉर्ड की थी उस वक्त तक कोई फ्रॉड का केस था ही नहीं आपके हस्बैंड के ऊपर? कोई केस नहीं था सर, कोई केस नहीं था। उसमें मैं केस में मुद्दई ज़रूर थी। वो भी केस मॉडल टाउन चुनियोट एक सोसाइटी है, लैंड माफिया के खिलाफ एक मैंने एप्लीकेशन दी थी। उसमें 35 इफेक्टिव्स थे, उसमें मैं जो थी मुद्दई थी। तो मैंने उनसे क्या फ़ायदा लेना था? अगर मैं मुल्जिम होती तो मैं फ़ायदा ले सकती थी, ये बात मानने वाली है। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि फिरदौस आशिकवान साहिबा ने कहा कि हम इसकी फ्रांजिक करवाएंगे। सर, यहीं से आप इनकी इंटेंशन देख लें, इनकी मेलफ आईडी साफ सामने आ रही है कि अगर इन्होंने फ्रांजिक नहीं करवाया, मेरी वीडियो की फ्रांजिक नहीं करवाया, उल्टा उसी चेयरमैन को ये एक्सटेंशन दे रहे हैं, उसी से नाजायज़ काम करवा रहे हैं, अपने केसेस बंद करवा रहे हैं। अपोजिशन को लाइनें लगा दी इन्होंने अरेस्ट करने के, जिनके आज तक केसेस प्रूफ नहीं हो सके और सारे ख़त्म कर दिए गए। मेरा केस इन पे प्रूफ नहीं हो सका, 265 के जो लगा के मैंने ख़त्म करवाया। मेरा जो चार्जशीट बनती है नैब के खिलाफ, मेरा ट्विटर अगर नैब ही पढ़ ले तो ये बात ही ना करें। क्योंकि जो बात आप बता रही हैं, आप ऑब्वियसली एलिजिडली आपको हरेस किया गया, आप एक विक्टिम है, आपकी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सवाल भी करूं। और जब ये दोबारा आपने इंटरव्यूज़ दिए तो कल वो ऑडियो दोबारा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है जिसमें नैब चेयरमैन आपसे नाराज़ लगते हैं, आप उनसे नाराज़ लगती हैं उस ऑडियो में और वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। फिर उन्होंने वो जिक्र किया था, मैं पूरा जुमला नहीं दोहराऊंगा, बट उन्होंने कहा था सर से लेकर पैर तक ये सारी ऑडियो आपकी और उनके दरमियान थी। तो उसमें आप ही उनसे पूछ रही हैं कि कब मिलना है, हफ्ते को मिल सकते हैं, जुमे को मिल सकते हैं। जब वो बातें कर रहे हैं तो आप उनको रोक नहीं रही हैं वहाँ पर और उनसे मिलने का कह रही हैं। तो वो वीडियो दोबारा, वो ऑडियो दोबारा सर्कुलेट कर रही है सोशल मीडिया पे, जिससे ये तासुर बन रहा है कि आप उनसे बात करना चाहती थी। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि इवन अगर किसी किस्म का ट्रैप होता तब भी जो उन पे जिम्मेदारी आती है वो बरीज़मा नहीं होते इस बात से कि वो क्या बात कर रहे हैं उसमें। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि आप कह रही हैं एक्सपोज कर रही थी, लेकिन उस ऑडियो से कुछ हद तक मुख्तलिफ तासुर जाता है। प्लीज़ इसको ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। सर, उस ऑडियो पे मुझे पता था कि मैं एक चीज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक बंदे का जो इंटेंशन है, एक बंदे की जो नेचर है, एक बंदे का जो बिहेवियर, कंडक्ट है एक सीट पे बैठे हुए, वो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। इस वजह से मैंने जानबूझ के ये बातें की थी सर रिकॉर्डिंग के लिए कि एक बंदे को एक्सपोज कर सकूं। तो वो मैंने सिर्फ उनको एक्सपोज करने के लिए ये बातें की थी। अगर ऐसा होता तो मैं उनको बाहर जाके मिलती, जब ये अपने फ्लैट्स पे, अपने प्राइवेट प्लेसेस पे बुलाते रहे, मैं वहाँ पे नहीं गई और ऑफिस में बैठ के ऑफिस का मिसयूज़ किया, ऑफिस में मिसयूज़ ऑफ पावर्स किया। दूसरी बात सर, एक और लेडी हैं एबटाबाद से हैं, साइका, वो उनका एक नैब में, उनके फादर नैब में मुलाजिम थे, वो अपने नैब अपने फादर का केस लेके इनके पास जब गई तो ये उनको कह रहे हैं कि अब चले, मुझे अगर मैं उसमें इन्वॉल्व थी तो आप ये बताएं, हर औरत
जो है इसमें इन्वॉल्व थी, हर औरत इनको इंटाइस कर रही थी। इन्होंने ये कहा कि आप अपने फादर के साथ क्यों आती हैं, आप अपने फादर के साथ ना आएँ तो आपका केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इनका ये तो कंडक्ट था वहाँ पे, ये औरतों को बैठ के वहाँ पे ये करते थे, और मैं इनकी यही चीज़ एक्सपोज करना चाह रही थी कि ये इनका बात करने का तरीका, ये किस हद तक गिर सकते हैं और क्या क्या बात कर सकते हैं। तो वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, मुझे इस चीज़ का पता था रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि मैं ही कर रही थी। तो ये जानबूझ के मैंने ये किया ताकि वो और खुल के बात करें और अपनी उनकी असलियत बाहर आए। सही। जो मिसिंग पर्सन कमीशन के सरबरा भी वो हैं, आज तक हैं, वहाँ पे भी इस तरह की कंप्लेंट्स आई हैं। आमना जंजुआ साहिबा ने कैपिटल टॉक में ये 2 रोज़ पहले बात की थी। एक और आखिरी सवाल, आप कहती हैं कि जो भी आपकी शिकायत थी हुकूमत ने, पिछली हुकूमत ने उस पर कहा तो सही कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला, उन्होंने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब आपको लग रहा है कि आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाया जा रहा है, जो उस वक्त लोग अपोजिशन में थे, आज वो हुकूमत में है, तो क्या ये लोग भी इसको सियासी तौर पे अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर आपको उम्मीद है कि आपको इंसाफ मिलेगा इन लोगों से? सर, पहले जो पीटीआई गवर्नमेंट में ये सारी चीज़ें, जितनी वीडियोस थी, वो सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होगी, सियासत के नज़र सारा मामला हो गया मेरी हैरेसमेंट का, और मैं आज तक वो केसेस खुद ही फेस कर रही हूँ। लेकिन इस गवर्नमेंट में ये खुद भी इनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। सिर्फ इसमें मैं अकेली इन्वॉल्व नहीं थी, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की जो बेटी थी, उनके साथ भी ये हैरेसमेंट का मामला हुआ है। तो मेरा ख्याल है मैं तो बहुत आम लड़की थी, मेरे साथ तो ये खुल्लम खुला कर सकते थे। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी के साथ हो सकता है तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ। तो इनको खुद भी इसका करना चाहिए। मैं भी अपील करती हूँ इस गवर्नमेंट से कि चलें, इमरान खान के ख़िलाफ़ ये तनकीद करते हैं कि उन्होंने मदीने की रियासत में इस तरह से किया और ये इसकी इंक्वायरी नहीं करवाई। तो इस मामले में अभी इस गवर्नमेंट में अगर ये चाहें तो ये इसको करवा सकते हैं, इंक्वायर करवा सकते हैं, पूरा मामला इंक्वायर करवा सकते हैं, ट्रांजिट करवा सकते हैं। आपको ये तो नहीं लग रहा कि आपको दोबारा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? असर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ये चीज़ें आम हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मैं जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक बहुत बड़ा फोरम है, वहाँ पे गई। सबसे पहले मैं अदलिया में गई, लेकिन सर अदलिया में अभी तक मेरे केसेस पेंडिंग हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। एज अ लॉ स्टूडेंट भी मैं उम्मीद रख सकती हूँ, क्योंकि अगर लॉ के स्टूडेंट हो के मैं इंसाफ नहीं पा सकती तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारे अदलिया पे भी और हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम इतना ही। शो से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।